वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, समझ लीजिए वो दिल्ली की गद्दी पा गया। बड़ी पुरानी कहावत है राजनीति में कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो स्वाभाविक है यहां जिसका जलवा जलाल रहा वही दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। और बिना उत्तर प्रदेश में जलवा जलाल किए जो लोग दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ भी गए, वो हिलने डुलने वाले रहे। वो ताकतवर सरकारें नहीं रही, न ताकतवर प्रधानमंत्री रहे। तो इस बार भी 24 के अखाड़े में भी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाह। 67 सीटों पर मतदान हो चुका, जनादेश ईवीएम में दर्ज हो चुका है। 67 सीट्स, 13 बची हैं, उसमें 1 जून को मतदान हो जाएगा तो पूर्ण आहुति हो जाएगी। 6 चरणों में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। स्वाभाविक है जिसने 6 चरणों में अच्छा नहीं किया वो 7वें चरण में झंडा गाड़ देगी, ये तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा और माना भी नहीं जाना चाहिए। सामान्य रूप से कहिए तो जो 6 चरणों में एक जिसकी बढ़त रही होगी वही 7वें चरण तक जाएगी। टेम्पू एक बनता है, एक हवा एक तरफ से बनती है सहारनपुर से, मान लीजिए जहां से उत्तर प्रदेश में चुनावी यात्रा शुरू होती है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो वो वही चलते 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 बनारस तक जाती है जहां पर चुनावी यात्रा का समापन होता है उत्तर प्रदेश में। यूं तो उत्तर प्रदेश के सारे हिस्से अलग अलग मिजाज के हैं। रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, लेकिन फिर भी परिणामों में एक तारतम्य रहता है। ओवरऑल आप देखेंगे कि भाई किस पार्टी के उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है, तो उस पार्टी का वर्चस्व फिर उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 हिस्सों में, 2 इलाकों में वो साफ हो जाए और बाकी में वर्चस्व हो जाए, ऐसा नहीं। तो 24 के अखाड़े में इन 6 चरणों में कौन कहां खड़ा है, किस पार्टी की स्थिति क्या है, दावे क्या है और स्थिति क्या है, मुझे लगा इसको समझा जाना चाहिए 7वें चरण के मतदान से पहले। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर क्लेम कर रही है कि 5वें चरण के बाद ही हमने 310 सीटें पाली। कांग्रेस देर से जागी, लेकिन आज उसने भी दावा ठोंक दिया, जयराम रमेश से कहलवाया कि हमने 6ठे चरण तक 272 क्रॉस कर दिया, यानी हमारी सरकार बन गई। अब इनकी भी बन गई, उनकी भी बन गई, अब दोनों की तो बन नहीं सकती कि 272 इनको भी मिल जाए, 310 उनको भी मिल जाए, ये तो संभव नहीं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में दोनों में से कोई, कांग्रेस समाजवादी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, दोनों में से कोई 79 सीट तक की बात मानने को तैयार नहीं। दोनों कह रहे 80 में 80 हमारी। तो जब 80 में 80 हमारी, तो इसका मतलब ये है कि दावा दोनों का ये है कि अभी जिन 67 सीटों पर चुनाव हुआ है, भाजपा शिविर कह रहा है कि वो हमने जीती, और सपा का शिविर कह रहा है कि वो गठबंधन ने जीती, साइकिल और हाथ। तो मायावती जी के यहां से कोई बोलता नहीं है, प्रवक्ता वक्ता वो ज्यादा रखती नहीं, वो भी कहते कि 67 हम जीत गए और 80 जीतेंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है?
ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, अपने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए। इस 50 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर जा रहा है देश में, तो पूर्वांचल की सीटों में कार्यकर्ता तपती दोपहरी में कम से कम सक्रिय तो बना रहे। इसलिए बोलना भी जरूरी है कि सरकार हमारी बन रही है। लेकिन सच बात यह है कि 80 में 80 सब नहीं जीत सकते, एक ही जीतेगा कोई, फिर सीटी का बचती। वैसे ही एक 310 और 272, ये दो ध्रुवों को एक समानांतर उस व्यवस्था में तो नहीं मिल सकती कि भाई इंडिया गठबंधन भी 272 पा जाए और एनडीए भी 310 पा जाए 5वें चरण की समाप्ति तक। तो उसी की पड़ताल के लिए आज हमने कहा एक चर्चा रखें, राजनीतिक दलों से, विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करें कि 6 चरणों के चुनाव में भाजपा कहाँ है, सपा कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है और बसपा कहाँ है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलेंगे। सियासी गलियारों में एक कहावत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में सभी दलों की नजर सूबे की 80 सीटों पर शिद्दत से जमी होती है। अब जब 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण का ही दंगल बाकी है, तब दावों और हकीकत के तराजू से ये तौला जाना भी जरूरी है कि दिल्ली किसके लिए दूर और किसके लिए करीब, यानी 67 सीटों पर किसके खाते में क्या है। 2019 के चुनाव में 80 में से 62 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 2024 के रण में पहले चरण से ही यूपी में इस बार 80 सीटों का मिशन तय किया। अब 6 चरण के बाद बीजेपी जहां सभी सीटों पर दावा कर रही है, वहीं अमित शाह तो पूरे देश की सीटों का आंकड़ा बता रहे हैं। हालांकि मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक पहले के मुकाबले इस बार मुश्किल है डगर। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। अमित शाह अपने चुनावी मंच से देश भर में कांग्रेस के लिए 40 तो सपा के लिए 4 सीटों का आंकड़ा बताते रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक जहां 79 सीटों की बात कह रहे थे, तो अब 80 में से 80 पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि 13 सीटों का रण अभी बाकी है। दावों से परे सपा के लिए कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद सरीखी सीटों के परिणाम पार्टी और परिवार दोनों की प्रतिष्ठा के प्रश्न हैं। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। क्यूटो, आपके बगल की लोकसभा की सीट, ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अब वो चाहे दिन में आए, रात में रुके, लेकिन क्यूटो की जनता का गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे। 6 चरणों के इस चरण में सपा और बीजेपी के गठबंधन वाले साथियों की साख का भी सवाल है। बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को जहां 2 सीटें दी हैं, तो वहीं सपा ने कांग्रेस को 17 सीट दी हैं। यूपी के इस दिल्ली वाले दंगल में इन दलों को भी
दम दिखाना होगा। राष्ट्रीय लोकदल के लिए पश्चिम तो कांग्रेस के लिए यूपी में भविष्य का सवाल है। अमेठी, रायबरेली जैसी सीटों पर भी सबकी नजर है। वहीं 2019 में 10 सीट जीतने वाली बसपा का हाथी कहां खड़ा है, ये भी बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे। तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। बहरहाल 80 सीटों वाले रण में 6 चरण की 67 सीटों पर मतदान हो चुका है, जहां सभी का सामूहिक इम्तिहान है। लेकिन 6 चरणों की हार जीत के गणित में सवाल यही है कि दावा तो सभी का बड़ा है, लेकिन 67 सीटों पर कौन कहां खड़ा है। – 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के विरुद्ध चुनाव लड़के 80 में 64 सीट जीती थी अपने सहयोगियों के साथ, 62 खुद, 2 सहयोगियों। इस बार भाजपा के आत्मविश्वास का मूल कारण है कि सपा और बसपा अलग अलग है। सपा के साथ वो कांग्रेस है जिसका उत्तर प्रदेश में कुल जमा 2% वोट रह गया। मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और बहस में चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए अवकाश लेंगे, कुछ विज्ञापन है, उसके बाद तुरंत लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट अंकुर सक्सेना हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, अंकुर जी का बहुत स्वागत है। सुजाता पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सुजाता जी का बहुत बहुत स्वागत। सुजाता जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में 6 चरण में 67 सीटों पर मतदान हो गया, 13 बाकी। 13 में जो होगा वो तो बाद की चीज है। 67 में कौन कहां खड़ा है, क्योंकि अब तो बहुत कम हिस्सा रह गया। जिसने अब तक परफॉर्म नहीं किया वो इन 13 सीटों में परफॉर्मेंस दे देगा, ये मानने की तो कोई वजह नहीं लग रही। आपकी समझ से 6 चरणों में उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक वो हैं, कुनवे हैं, उनमें से कौन कहां खड़ा दिख रहा है आपको? देखिए अमिताभ जी, जब मैं चुनाव को देखती हूँ कि किसका पलड़ा भारी होगा, तो मैं देखती हूँ कि किसके जो मुद्दे हैं वो चुनाव में छाए रहे। तो इस चुनाव में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या लगभग सारे देश में आरक्षण रहा, आपको संविधान बचाने की लड़ाई रही, और जो मुस्लिम तुष्टिकरण रहा, इसी के बीच में चुनाव के जो वादे इरादे वो सारे चले। लेकिन अब जब आप डेटा देखते हैं
तो ये पता चलता है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया वैसे वैसे सारा नैरेटिव भी चेंज होता गया। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव दर चुनाव जो है सामने वाली पार्टी को ये पता चलता रहा कि हमारे उठाए हुए जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ये विपक्ष के लिए है। लेकिन जब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ही पिच सेट करती रही, उसी पे विपक्ष को आना पड़ा। और जो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ की जो राजनीति है लगभग हमेशा से मुस्लिम, यादव और पिछड़ा की राजनीति को लेकर चलती रही है। लेकिन 2014 के बाद जैसी राजनीति जो डेवलपमेंट की राजनीति हुई है, जो विकास की राजनीति हुई है, उससे वो क्या हो गया, वो मोदी, योगी और लाभार्थी की ओर हो गई। और इस पूरे चुनाव में जो एक सबसे बड़ा स्विंग फैक्टर निकल के आया है वो है महिला वोटर का। और महिला वोटर को जब हम बात करते हैं 2014 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, तो वो साइलेंट होती है लेकिन वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी। और उसका कारण यही है कि एक तो मोदी की गारंटियां हैं, लाभार्थी स्कीम है जो कि जमीन पे दिखी, महिलाओं को मिली, सुरक्षा का मामला हुआ, और दूसरा जो भावनात्मक जुड़ाव है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, वो एक बड़ा कारण बन के उभरेगा। तो महिला वोटर पे नजर रखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, जिसके साथ नारी शक्ति खड़ी है वही सत्ता पे काबिज भी हुआ है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। राठी साहब, ये 6 राउंड का मैच हो लिया, स्कोर कार्ड क्या लग रहा है आपको अपना और इनका भी, दूसरे का भी? देखिए, हमारा स्कोर कार्ड वो है जो जनता बता रही है, जो हमारी रैलियों में है, और जो जितने लोग अगर आप पता करेंगे जमीन पर, चूंकि आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जनता ने इस भरी गर्मी में बता दिया, अपना जनादेश दे दिया कि क्या उत्तर प्रदेश में। ये तो जब भी अगर हम बात करेंगे तो बात ये करेंगे कि ये 2014 में देख लो, 2019 में देख लो, मतलब इन्हें लगता है कि जो पिछले चुनाव अगर देखते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में भी चुनाव उसी पे चलता रहेगा। मैं आपसे बता दूं, जिस तरीके से फर्स्ट फेज से शुरुआत हुई थी, उसका टेम्पो जितना हाई होता चला गया और जो बातें बढ़ती चली, और जैसे भी मैं बता दूं कि इस बार सबसे खास बात ये रही इस चुनाव में कि इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, जो खास मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जो गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं, जो दलित पिछड़ों से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं, जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, नौकरी के, वो वास्तव में मुद्दे बने। मुद्दे वो हैं जो संविधान और आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री जी को बार बार बोलना पड़ा, और बोलना इसलिए पड़ा कि वो जो हमने बोला कि ये आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, संविधान खत्म करने जा रहे हैं, वो सही बात है। वो इनके जो आपने खुद ही अपने चैनल पे दिखाया था, इनके कुछ कैंडिडेट्स भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो या उत्तर प्रदेश में हो, या खुद मेरठ में अरुण गोविल जी थे जिन्होंने अपनी वीडियो में इस तरह की बातें बोली है, और जो जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि बीच चुनाव में जाकर के फिर अपना नैरेटिव बदला, अपने मुद्दे उठा करके, ये मुद्दों पे नहीं रहे, मंगलसूत्र और दूसरी चीजें, मुसलमान, पाकिस्तान, इस पे चले गए। लेकिन कितना भी करे, मैं 2 सेकंड में बात, अब रुकना होगा, कितना भी करे, बात हाथ से निकल चुकी है अभी तक। जी ठीक है विजय भाई, मैं भाजपा के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं कि भाई मुसलमान का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या ड्रामा है भारत में? बोले मुसलमान का मुद्दा क्यों उठा दिया? अरे भाई, मुसलमान इस देश में नहीं रहता, उसका मसला नहीं उठेगा। कोई कांगो का विषय उठाए तो टोको, अफ्रीका का उठाए तो टोको, अदब तमाशा है। जिसे देखो सो हाके चला जा रहा है अपनी, करा मुसलमान का मुद्दा। अरे भाई, मुसलमान का मुद्दा भी उठेगा, हिंदू का मुद्दा भी उठेगा, सिख का भी उठेगा, पारसी का भी उठेगा, जैन का भी उठेगा, नवबौद्ध का भी उठेगा, बौद्ध का भी उठेगा। चुनाव में मुद्दा नहीं उठेगा तो अपने घर के अंदर मुद्दा उठेगा? कहां उठता है? जितने ना समझ है लोग कर रहे हैं लड़के नौकरी नहीं, विजय राठी ना, बीच में नहीं, मेरी शो में भी बीच में नहीं, अब इनकी बात बंद करिए। ना समझ है लोग, इनको समझ ही नहीं। एक बार मसला आया था कि कुंभ में राजनीति पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा शराब घर में राजनीति पर चर्चा हो सकती है क्या? कुंभ में नहीं होनी चाहिए, जहां 25 करोड़ आदमी आता है देश का, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बात को मुसलमान को आइसोलेशन में कि मुसलमान पर नहीं कोई मां नहीं बोलेगा ना,
हमने बोला कि मुसलमान का ना चुनाव में, और चुनाव में नहीं बोलेंगे चाचा तो कब बोलेंगे? सबको अधिकार है चुनाव में भारत में रहने वाले सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों की स्थिति पर चर्चा करने का। भाई इस पर कहां रोक है? मुसलमानों की बेहतरी के पहले चर्चा करनी होगी तो मुसलमान शब्द नहीं आएगा, आएगा ना? आप भी तो कहते हो कि एससी हसन ने क्या कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे अगर सरकार में आए, और उसके लिए संविधान भी बदल देंगे। बोला ना, मुसलमान ही बोला ना। ये मसला है। खैर, प्रशांत पटेल जी वही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से, 6 चरण का चुनाव हो गया, 6 राउंड पूरे हो गए, आपका स्कोर कार्ड कहाँ है और जिनसे आपकी लड़ाई है उनका स्कोर कार्ड कहाँ है? क्योंकि जब लड़ाई में आदमी होता है तो अपना भी हिसाब रखता है, प्रतिद्वंदी का भी रखता है। हम लोग तो चुनाव के पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हम पूरे देश में 470 सीटें एनडीए गठबंधन हमारा जीतेगा, 370 भाजपा जीतेगा और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। हम तो पहले दिन से स्टैंड है और आखिरी दिन तक परिणाम भी 4 जून को यही आने वाला है। पहले सभी से बता रहे कि 4-5 दिन ही 6 दिन परिणाम का बचा है, उस दिन ईवीएम खुलेगा। फिर क्योंकि इन लोगों का बहाना भी करना है कि ईवीएम खराब हो गई है, इसलिए पहले। लेकिन प्रशांत बाबू, लेकिन पांच तो यादव परिवार चुनाव लड़ रहा है, आप वहां भी अपना कर ही दे रहे, और 2 अमेठी रायबरेली, भाई 7 तो छोड़ो कम से कम। वो सभी लिमिट लोग की पहले अमिताभ जी 2014 के पहले से रियायत होती थी कि हम कुछ विशेष सीटें छोड़ दिया करते थे। अब पिछली बार भी हमने ना अमेठी में रियायत की, ना रायबरेली में की। पिछली बार हम रायबरेली में सफल नहीं हो पाए, लेकिन अमेठी में सफल हुए। अब वो जमाने चले गए कि भाई बड़े नेता उनके विरोध में कमजोर उम्मीदवार उतार देंगे या हम चुनाव प्रचार कम करेंगे। भाई हमारे लिए हर चीज महत्वपूर्ण है। अब कोई उस तरह का परिवार तो है नहीं, और कोई सीट किसी की नई बपौती है, नहीं किसी की कोई परंपरागत सीट है। जनता है, जनता जिसको जिताएगी। अमेठी भी हमको जिताया ना, और हम आजमगढ़ भी जीते। कोई ऐसी तो है नहीं कि हम कोई सीट जीत नहीं सकते हैं, या कोई उत्तर प्रदेश सीट है नहीं। मैनपुरी भी जीतेंगे, कन्नौज भी जीते। कन्नौज भी हमारी कमजोर सीट होती थी, कन्नौज भी हम जीते। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात आपने कही भाई एक वर्ग को एक प्रिविलेज बना दिया गया था अमिताभ जी देश में, कि भाई उसको एक स्पेशल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मिल गए, उसके लिए स्पेशल आरक्षण की बात होती थी, उसके लिए स्पेशल योजनाओं की बात होती थी। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने आप को मुल्ला मुलायम कहलाने में गर्व महसूस करते थे, गोलियां चलवाई उनके लिए, और बाद में गर्व से अपने इंटरव्यू में भी 2017 के चुनाव में भी बोला कि भाई अगर मैं मुसलमानों के लिए गोलियां नहीं चलवाता अयोध्या में कारसेवकों पर तो मुसलमानों का विश्वास टूट जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब राजनीति ये दिखा दिया है कि हम बिना किसी स्पेशल कास्ट के भी पूर्ण क्लास के वोट के भी पूर्ण बहुमत की हम सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। ये हमने करके दिखा दिया है। असम जैसे राज्यों में भी हमने करके दिखा दिया, और उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लाए। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन हुआ तब भी हम 64 सीटें लाए, और राज्य में पूर्ण बहुमत लाए, और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत लाए। आज विपक्ष को ध्यान देना चाहिए भाई, जो लोग जिस वोट बैंक के पीछे भागते थे, आज पूरे महाराष्ट्र में 48 में से एक भी मुसलमान को विपक्ष ने टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने खाली सपा बसपा गठबंधन ने खाली 6 टिकट दिए। तो भाई आप क्यों नहीं टिकट देते? आप लोग क्यों डर गए? हमारे ऊपर तो आरोप लगाते हैं, हम तो जितने जीतते हैं उनके अनुपात में टिकट देते हैं। तो आप लोगों को भी अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ी है। आज जिस वोट बैंक के पीछे आप भागते थे, जिस वोट बैंक को आप आरक्षण देने की बात करते थे, जिस वोट बैंक के लिए आप मुल्ला मुलायम जैसा टैग लगाना महसूस करते थे, आप उनको डर की वजह से टिकट नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश जी उनको मंच पे चढ़ाने से मना कर रहे हैं। ये रणनीति, ये चुनौती आप लोगों के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है अपनी रणनीति अपना करके आप लोगों को जनता के बीच में करके दिखाया है। ठीक है प्रशांत बाबू, मैं अंकुर जी के पास चलूं उससे पहले एक बात याद दिला दूं। मुस्लिम का सवाल आया था इसलिए मुझे स्मरण में आ गया। एक चुनाव में मुलायम सिंह जी 2 स्थानों से जीते, आजमगढ़ और मैनपुरी। उन्होंने कहा मैं आजमगढ़ अपने पास रखूंगा, मैनपुरी छोड़ दूंगा। उस वक्त उत्तर प्रदेश भर से एक भी मुसलमान चुन के लोकसभा नहीं पहुंचा था, एक भी। मुझे यूं ही लगा कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए सदन में। ऐसा नहीं कि भाई एक भी नहीं जीते। मैंने समाजवादी पार्टी के मित्रों को सुझाव दिया कि मैनपुरी में आपका प्रभाव है नेताजी का, यहां से मुस्लिम को खड़ा कर दीजिए, सहयोग करके जितवा दीजिए, कम से कम बराए नाम लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एक मुसलमान तो जाएगा। सपा ने नहीं माना। सपा ने वहां से तेज प्रताप को टिकट दिया। आजमगढ़ से नेताजी और मैनपुरी से तेज प्रताप। तेज प्रताप का वो उद्घाटन वहीं से हुआ था संसदीय राजनीति में, है ना।
तब मुसलमान की याद नहीं आई? तब समझ नहीं आया कि 17-18% की आबादी है ये? नाम कोई सही, इसको अभी एक आदमी भेज दो, नहीं ना। ये बड़ा सवाल है और ये सब सवाल हमेशा पीछा करेंगे, इतिहास थोड़ी ना बदल सकता मित्र। खैर अंकुर जी, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है आपकी पार्टी का? आपको क्या लग रहा है, आपका गठबंधन कहां खड़ा है और दूसरा गठबंधन कहां खड़ा है, और आप कहां खड़े हो 2 सीटों पर? देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग आज की डेट में एनडीए के घटक दल हैं, और जब हम एनडीए के घटक दल हैं तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पश्चिम में जो राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल हो जाने के पश्चात हम लोगों ने जो पश्चिम से इलेक्शन में अपनी मजबूती दिखाई है, उसका परिणाम ये होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो अन्य घटक दल है उनका परचम लहराएगा, और 400 पार के माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम लोग उसके बहुत करीब हैं, इवन पार कर चुके हैं। आपके सम्मानित चैनल पे एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो एनडीए का कार्यकाल रहा है, लगातार 2 कार्यकाल रहे हैं, 2 दशक के कार्यकाल रहे हैं इन लोगों के, तो ऐसी स्थिति में अभी आपने जब डिबेट का प्रारंभ किया था तो उस समय आपने कहा था योजनाओं के विषय में और बाकी बातों का था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अल्प विराम है, मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए, ये जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है, ये अल्प विराम के रूप में आया है, और आप देखेंगे इस अल्प विराम के बाद आप देखेंगे कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी का जो है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि आम जनमानस के बीच में मुद्दे की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दों को गिनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मोदी जी ने जो योजनाएं स्टार्ट की थी या एनडीए के द्वारा जो योजनाएं स्टार्ट की गई, उसका परिणाम ये रहा कि आज की डेट में जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं जब वोट देने निकलती है तो सिर्फ उन्हें एक नाम याद रहता है, नरेंद्र मोदी जी का। तो ऐसी स्थिति में युवा जो है, युवा के चेहरे पर अगर एक आग जी 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 ठीक है अंकुर बाबू, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि, और इससे पहले एक उदाहरण मैं दे दूं, नहीं तो फिर बहस थोड़ी भटकेगी। नीतीश बाबू जब सरकार में आए पहली बार, तो महिलाओं ने 3% बिहार में अधिक वोट किया था। मैंने जब वो आंकड़ा देखा तो मेरे मन में आया कि भाई महिलाएं बिहार जैसे राज्य में अगर पुरुषों से अधिक संख्या में मतदान कर रही हैं तो इस मतदान का कोई संदेश है। और तब मैंने जहां कहना था वहां कहा कि मुझे लग रहा है कि लालू राबड़ी राज का समापन हो रहा है। उसी उदाहरण को मैं सामने रखता हूं। सामान्यतः भारत जैसे देश में, महानगरों को छोड़ दीजिए, अन्यथा शेष देश में महिलाएं ये कहती भाई अब ठीक है, माना जाता है कि पुरुष ज़्यादा राजनीतिक विमर्श में हिस्सा लेते हैं, वो अपना सुबह से कपड़ा लत्ता पहन के बढ़िया प्रेस किया निकल जाते हैं चुनाव वाले दिन, महिला घर में बच्चे भी देखे, खाना भी देखे और जिम्मेदारियां देखे। तो प्रतिशत हमेशा रहा कि महिलाओं का लोअर रहा, पुरुषों का ज़्यादा रहा। इस बार केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश में अब तक 3% महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। उसका अर्थ, और उत्तर प्रदेश ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, 6% वोटिंग ज़्यादा है छठे चरण में महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले। 6% का अर्थ तो हम लोग जानते ही है मेरे ख्याल से कितना होता है। सुजाता पांडे, ये 6% की अधिकता महिला वोटों की, ये क्या कह रही है? मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये कुछ नहीं कह रही है ना। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो लोग ना समझ है ना, ये धूर्त है। ये कुछ तो कह रही है। क्या कह रही है? आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ समय से 2014 के बाद से स्पेशली ऐसा हुआ है कि महिला मतदाता जो है किंग मेकर की भूमिका में नजर आई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सभी जगह जहां जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जिस भी पार्टी को वोट किया वो पार्टी सत्ता में आई। आप 2022 का इलेक्शन देख लीजिए, जो योगी जी के खिलाफ, योगी जी के सेकेंड टर्म के मुख्यमंत्री के लिए था, या फिर उसके पहले 19 देख लीजिए या 14 देख लीजिए। 19 में तो 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था और बीजेपी सत्ता में भी आई।
महिला जो है अमिताभ जी 3 चीजों पे वोट करती, जो जैसे मैंने कहा, पहला कि वो लाभार्थी योजना है, कि हमारी जिंदगी, हमारा घर बार, हमारा राशन कौन सुधार रहा है। दूसरा सुरक्षा, सुरक्षा में सिर्फ सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, वो भी होती है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा भी होती है, एम्पावरमेंट जिसको सशक्तिकरण कहते हैं, वो भी देखती है। और तीसरा भावनात्मक जुड़। और ये तीनों चीजें जो हैं वो ये दिखाती हैं। और जब महिला जब बाहर निकल के वोट करती है भरी दोपहरी में, गर्मी में, तो वो जानती हैं कि वो कौन सा बटन दबाएंगी और क्यों दबाएंगी। पुरुष चाहे हो सकता है कि जातियों पे चुनाव करे या फिर वो किसी आइडियोलॉजी को चुनाव करे, महिलाएं देखती है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। तो जब महिला वोट करने जाती है तो वो देखती है कि हमें राशन कौन दे रहा है, वो देखती है कि हमें चूल्हा चौका की जो धूल धक्कड़ थी उससे किसने बचाया, वो देखती है कि हमारे बच्चियों को जो छात्रवृत्ति है वो कौन दे रहा है, वो सुरक्षा कौन दे रहा है, वो माफियाओं को खत्म कौन कर रहा है, रात में निकलने जब वो जाती हैं तो उनको सुरक्षा कौन दे रहा है, और साथ ही साथ उनको पहली बार घर कौन दे रहा है, घर का मालिकाना हक कौन दे रहा है। पहली बार बैंक अकाउंट उनके नाम से पासबुक में जब आया तो उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका भी अकाउंट हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी देखती है कि पहली बार हमारी मदद किसने की, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, लेकिन वो चला नहीं। अखिलेश यादव ने भी जो गुंडा माफियों को कम करने, जो अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, चली नहीं। बीएसपी तो खैर नदारा दिए पूरा चुनावी जो समीकरण। ठीक है सुजाता, ठीक। अच्छा, एक और बात, बीएसपी का जिक्र कर दिया सुजाता ने, फिर राठी साहब आपके पास आ रहा हूं। बीच बीच में छेपक बहुत जरूरी है। बीएसपी का जिक्र कर दिया सुजाता ने। बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी महिला विंग कभी बनाई नहीं। मैंने काशीराम जी से एक बार पूछा, मैंने कहा आपने किसी महिला को टिकट नहीं देते, तो उन्होंने किस्सा सुनाया था, वो यार टीवी पर नहीं सुनाऊंगा कि क्यों नहीं देते, क्या बवाल हो जाएगा। बीएसपी ने उधर देखा ही नहीं, बोले ना दरवाजा बंद करो, बवाल काटो। क्या केवल पुरुषों का चलेगा मामला? महिला की पूरी भागीदारी के लिए मायावती जी अकेले हैं, बाकी सब 9 महिला, जिला से लेके गांव से लेके ऊपर तक महिला नहीं। खैर राठी साहब, आपकी पार्टी का रिश्ता और भरोसा महिलाओं में कितना है? एक, और समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे आया, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं को बहुत अंदर तक आहत कर गई, पूर्व में भी और इधर, है ना। 4 बार तो मुलायम सिंह जी 3 बार रहे मुख्यमंत्री, 1 बार अखिलेश जी ने 4 बार। ये जो 6% महिला वोटर बढ़ा है छठे चरण में, ये किस लिए बढ़ा है? ये उज्ज्वला, शौचालय, मकान, ये आपका मुद्रा योजना से लोन, योगी जी का शासन कि भाई लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, ऐसे 85 उदाहरण है। ये उसका कारण है कि महिलाएं ज्यादा निकली, या आपको लगता है कि नहीं अब आपका के प्रति महिलाओं की धारणा बदली है इसलिए आपको वोट देने के लिए निकली हैं? राठी साहब, ये सिर्फ कहना है, मैं बता दूं अमिताभ जी, ये सच्चाई में कहीं नहीं आएगी कि अगर छेड़ा अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। ये पूरे उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ चलती है और रोज अखबार में रहता है। बाकी हाँ इतना मैं आपको बता दूं, 1090 हेल्पलाइन अखिलेश यादव जी ने चलाई थी, जिसपे लाखों शिकायतें आती थी और उनका निस्तारण होता था। अभी हमारी बहन भी दुनिया भर की बातें बोल रही थी कि किसी ने ये योजना चलाई, उसने वो योजना चलाई। आपके हिंदू मुस्लिम के सामने कुछ नहीं चला। आपने जो पूरा 10 साल हिंदू मुस्लिम चलाया, ये जो हिंदू मुस्लिम चलाया ना, अब मैं बोलूंगा मेरे बीच में उनकी बात आ जाती है। भैया आप बोलो, विजय बाबू आप बोलो। अमिताभ जी भी नहीं रोकेंगे, अरे बोलो, बोलेंगे अमिताभ जी भी बोलेंगे और मैं चुप बैठ के सुनूंगा, यही होता है हमारे साथ। मैंने अभी रुक जाइए, अभी पहले वक्तव्य पे मैंने बहुत सारी बात बोली। मैंने बेरोजगारों की नौकरी की बात की, मैंने आरक्षण की बात की, संविधान की, लेकिन सारी चीजें छोड़ के जो हिंदू मुसलमान का टॉपिक भी कुछ टाइम आप लोगों ने चलाया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, वो सूट करता आपको। ये हिंदू मुस्लिम के करके ही आपने सब कुछ लिया और उस पर आप कहें कि प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की किसी योजना को लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे। लोगों की फसलें खाई जा रही हैं, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, आरक्षण पे कुठाराघात है, नौकरियां नहीं मिल रही, ओबीसी के नाम पर किनका नाम आ रहा है?
69,000 जो भर्तियां हैं शिक्षकों की, उस पे देख लो ओबीसी के नाम पे कौन भर्तियां ले रहे हैं। अभी तक उसके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, केस नहीं सुलझा है। किसानों को दामने। और एक और चीज बता दूं, योगी जी ने ये कहा था बिजली का बिल माफ करेंगे। जानते हैं बिजली का बिल माफ करने के लिए क्या शर्त है अमिताभ जी? शर्त यह है, अगर आपको 2023 का बिजली का बिल माफ कराना है अपनी ट्यूबवेल का, तो ट्यूबवेल पे मीटर लगवाइए, नहीं तो ब्याज सहित उसको दीजिए। बताइए कंडीशन क्या मंच से बोली थी योगी जी ने? कितने लोग बताएंगे इस चीज को? बिजली का बिल माफ नहीं हुआ। ठीक है, जमीन के मुद्दे हैं, जो हकीकत है, जमीन के मुद्दे जनता जानती है। ठीक है, उनको जनता जानती है। ठीक है, अब रुक जाओ। मुस्लिम पे लोग चुनाव जीतते थे, अब जनता उसको भी समझ चुकी है। ठीक, अब रुक जाओ। मुझे आप टाइम देते नहीं? टाइम अरे बोल, कितना बोलेंगे? कितना कम समय देते? क्या नहीं टाइम देते? कितना कम समय देते? गजब कर रहे हो। बोलने ही नहीं देते। एक इतना तो बोल गए, अब कितना बोलोगे? आरएलडी का 2 सेकंड दे दो। अल्ले दे दिए, खुश रहो, दे दिए। आरएलडी के हमारे मित्र की सुनिए, इन्होंने कहा कि मुद्दे अब एनडीए के बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन हमें पता है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। जयंत चौधरी जी ने अग्निवीर के ऊपर 44 जनसभाएं की हैं कि अग्निवीर योजना खराब है। आप उधर चले गए, अब आप कहेंगे अग्निवीर भी हमें थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है। मतलब 2 साल में पूरा उनको आपने विरोध किया और अब आपको लगने लगा यार ये तो सही चल रहा था। एक और चीज मैं आपकी साफ कर दूं, इस बार आप में और बीजेपी में यह हुआ कि बागपत में तो बीजेपी वालों ने आपको वोट नहीं किया। ठीक, अब आगे, अब ज्यादा हो रहा है राठी, अब ज्यादा हो रहा है। आगे आगे आप इनकी आवाज बंद कर दीजिए। आगे बात, आगे आपने 1 मिनट मांगा था, आप 2.5 मिनट चले गए, अब रोक दो इनकी आवाज। ठीक है, आगे बात, आप धैर्य रखो। समाजवादी पार्टी कभी तथ्यात्मक बात क्यों नहीं करती भाई? वो हर बात में आ जाती कि हिंदू मुसलमान न करो। मुलायम सिंह जी ने कहा एक बार कि हमने ये आदेश दिया है डीजीपी को कि हर थाने में इतने मुसलमान सिपाही हो, ये सुनिश्चित कराओ। मुलायम सिंह जी ने कहा जब अखिलेश जी की सरकार थी कि हमने मुस्लिम डीजीपी बनवाया, अखिलेश से कह के कि ना मुसलमान बनेगा। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। अजब बात करते हो यार। आपका सांसद कह रहा है कि हम संविधान बदल देंगे मुसलमानों के लिए, ये सत्यनारायण कथा है। और कोई दूसरा बोल दे तो एक ही लाइन आपको याद है, बाकी तो आपका रिकॉर्ड अटक जाता, बोले हिंदू मुस्लिम नहीं। अरे ये क्या आप सत्यनारायण कथा पढ़ रहे हो भैया? ये क्या कह रहे हो? हर थाने में इतने मुसलमान क्यों हो? ये किस संविधान के तहत नियम है जो नेताजी ने कहा था? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया, इसलिए इस बहस में ज्यादा ना पड़ा करो। बीच में एक आध बार बोल दिया करो संपुट की तरह कि हिंदू मुसलमान, लेकिन ज्यादा नहीं खींचा करो उसको। उसमें तो फिर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो चीजें खराब हो जाएंगी मित्र। खैर, प्रशांत पटेल जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी क्या कह रही है कि भाई भाजपा केवल हिंदू मुसलमान कर रही है और बाकी किसान नाराज है, महिला नाराज है, पुरुष नाराज है, बच्चा नाराज है, बूढ़ा नाराज है, बीमार नाराज है, स्वस्थ नाराज है, सब लोग नाराज हैं आपसे। हर चुनाव से पहले चलाए जाते हैं, हम 14 से देख रहे हैं, कभी किसान आंदोलन चल जाएगा, कभी कहें किसान नाराज है। अरे अभी देखोगे 24 में गुरु देख लिया, 24 में तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है। अभी केवल प्रशांत पटेल की आवाज जाएगी जी, शायद धैर्य रखिए, केवल प्रशांत पटेल की आवाज जी। किसकी कहानी समाप्त होगी तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। और भाई ये लोग तो कह के बनाते थे कि हम चीफ सेक्रेटरी उस्मानी को बना रहे हैं, डीजीपी जावेद अहमद को बना रहे हैं। अखिलेश यादव के एक विधायक थे, उन्होंने बलरामपुर में थाने की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना दी है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया 1 महीने पहले कि उस मस्जिद को ढाया जाए। उस एफआईआर, उस विधायक और उसके भाई पर एफआईआर हुई है। अभी जब कार्रवाई होगी तो यही अखिलेश यादव कहेंगे देखो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। भैया थाने की सरकारी जमीन तुम्हारे शासनकाल में 2015 में वो मस्जिद बना ली गई है। ऐसे कितने कुकृत्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए हैं। मुलायम सिंह यादव को तो मैंने बधाई दिया, और हम जब आपके कुकर्मों को बता देते हैं कि भैया आपने ऐसा किया तो कह रहा हिंदू मुस्लिम करे। हम भैया नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। आपने जो कुकर्म किया उसको हम जनता के सामने बोल रहे हैं, उसको बोलना गुनाह नहीं है। आपके घोषणा पत्र में, आपके सहयोगी दल के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम जिस प्रकार से आंध्रा और केरला में मुसलमान रिजर्वेशन दिया उसी प्रकार हम देंगे, और आपने कर्नाटक में रिजर्वेशन दे दिया है।
आप अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हो कि हम 5% मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और हम जब कह देते हैं कि भाई आप जो दे रहे हो ये संवैधानिक रूप से गलत है, तो हमारे पूरा आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करें। हम नहीं कर रहे हैं, हम आपकी कारस्तानियों को बता रहे हैं कि आपने जो कुकर्म किए हैं उनको बता रहे हैं। आप जो धर्म के आधार पर कार्रवाई करते थे, पुलिस में भर्ती करते थे धर्म के आधार पे, बाकी जगह अत्याचार करने काम करते, उसको हम बता रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। किसी को धर्म देख करके आवास, शौचालय और ये हर घर नल नहीं मिला है। हेल्थ कार्ड किसी को जाति धर्म देख करके नहीं मिला, सभी को समान रूप से मिला है। भले हमें वोट मिले ना मिले, लेकिन हम तो अपने वोट बैंक में ईमानदार हैं। आप लोग तो मुसलमानों के प्रति ईमानदार नहीं है, जिनका वोट लेते हैं तो खाली खर्च कर दिए। आप लोग अपने वोट बैंक के प्रति ईमानदार नहीं है, तो ईमानदार होंगे। आप उनको मुरादाबाद से टिकट काट दिया, मेरठ से काट दिया, मुरादाबाद से एसटीएसन का टिकट काट दिया। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। आप जब अपने वोट बैंक के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, तो बाकी जनता के प्रति कैसे ऑनेस्ट रहेंगे? जो जनता आपको वोट देती है, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है, उसको टिकट देने में शर्म करते हैं। भैया उनको खुल के दीजिए टिकट। आप खाली 6 टिकट पे क्यों आ गए? 80 में से 6 क्यों दिए? महाराष्ट्र में 48 में से एक भी टिकट नहीं दे पाई। आप लोग अपने वोट बैंक के प्रति ईमानदार रहिए ना, खुल के कहिए हम वोट देंगे। हम तो हमें तो जो जनता जो जाती है वोट देते हैं, हम सबको टिकट देते हैं, समान रूप से टिकट देते हैं। हमने किसी का भेदभाव करने का काम नहीं किया। लोगों को कोविशील्ड लगवा करके मौत के मुंह में झोंक दिया, इस पे कब बात करोगे? नौकरी की बात नहीं करोगे आप लड़कों की? किसने कोविशील्ड लगा के मौत के मुंह में 20 करोड़ अखिलेश यादव के चेले हैं। 20 करोड़ नौकरी इकट्ठी हो गई, 20 करोड़। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया की डिग्री दिखाते थे, अब ऑस्ट्रेलिया की डिग्री दिखानी बंद कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 6 यादव फेल हो गए थे। अमर सिंह ने बताया कि 6 यादव वहाँ पास नहीं हो पाते थे, हर सेमेस्टर में पैसा भर के आता था। 2004-9 तक ऑस्ट्रेलिया की डिग्री अपने वीडियो में दिखाते रहे। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी ऑस्ट्रेलिया की डिग्री दिखानी बंद कर दी। ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, जब तक मुख्यमंत्री रहे नोएडा नहीं गए। ऐसे अंधविश्वासी अखिलेश यादव थे। ठीक, मैं दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों, दोनों ठीक है भाई, ऐसे बहस मत करिए। आगे बात, मुझे बस ये बताइए कि जो बच्चे एक, अरे राठी ऐसे नहीं आएगी आवाज मेरी बहस में ना। जब मैं बोलूंगा तभी आवाज आएगी, ऐसे नहीं आएगी ना। जब आप कुछ पूछेंगे तभी जाएगी। लगातार कमेंट्री थोड़ी नहीं कर सकते। अपर्णा यादव जब भाजपा में नहीं आई थी, अंकुर भाई आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक चीज याद आ गई। अपर्णा जब भाजपा में नहीं आई थी, सपा में थी, तो वो लखनऊ चुनाव लड़ी थी विधानसभा का। याद होगा विजय राठी को भी, प्रशांत को भी। मुलायम सिंह जी उनकी कन्वेंसिंग में गए। अब मुलायम सिंह जी तो मुलायम सिंह जी बड़े नेता, उनने वहां भीड़ में कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी देखे, तो वो उत्साहित हो गए और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यहां जितने मुसलमान हैं हम सबसे कहना चाहेंगे कि अकेले हम थे कि आपके लिए हमने अयोध्या में गोली चलवा दी। क्या ये क्या है? ये भजमन नारायण का भजन है? गजब करते हो भाई। क्या नेताजी से बड़ा कोई नेता पैदा हो गया आप सपा में जो ज्ञान देगा? उनसे बड़ा तो नहीं ना कोई। मैं तो उन्हीं की बात बता रहा हूं। अब अपर्णा यादव का चेहरा उतर गया, उनने का जो कुछ 10-5 हजार वोट मिलना था वो भी गया। लेकिन मुलायम सिंह जी को रोके कौन और टोके कौन? इसलिए इसको संपुट की तरह इस्तेमाल हर जगह नहीं करो कि कोई बात हुई बोले हिंदू मुसलमान। भाई आप बोलोगे तो दूसरे पक्ष से प्रतिक्रिया आएगी। और मैं तो कहता हूं हिंदू पर भी चर्चा हो, मुसलमान पर भी हो, ईसाई पर भी हो, सिख पर भी हो, क्यों नहीं हो चर्चा? देश में रहेंगे सब पर चर्चा होगी। कोई रोक है क्या मुसलमान पर चर्चा करने में? कोई कहीं रोक लिखी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है क्या? गजब बात है। अंकुर साहब ये कह रहे हैं भैया कि आपके खिलाफ किसान है, आपके खिलाफ नौजवान है, आपके खिलाफ महिला है, आपके खिलाफ दलित हैं, आपके खिलाफ आदिवासी हैं, आपके खिलाफ गिरवासी हैं, वनवासी हैं, सारे लोग आपके खिलाफ हैं क्या? तो मेरी चिंता है, मेरा प्रश्न ये कि आपने फिर चुनाव क्यों लड़ा? जब आपके पक्ष में समाज में एक भी आदमी नहीं है तो चुनाव में भी पैसा क्यों खराब किया? 44 डिग्री में शरीर भी खराब किया नहीं? रंग भी काला हो गया होगा। नहीं अमिताभ जी देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे खिलाफ नहीं, ये सब लोग हमारे समर्थन में है। हमारे खिलाफ है केवल समाजवादी पार्टी, हमारे खिलाफ है केवल कांग्रेस। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक मजेदार बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी एक दूसरे के खिलाफ है।
आप बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है, इसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? अच्छा, फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उभर के आता है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा दल कौन है? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है? अच्छा, उससे भी बड़ा यक्ष प्रश्न है सर, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक है तो इंडी गठबंधन में जो अरविंद केजरीवाल साहब है, फिर पंजाब में केजरीवाल साहब कांग्रेस के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? आज की डेट में सर ये लोग आत्ममुग्धता की स्थिति में हैं। ये सिर्फ सपनों में सरकार बना रहे हैं और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और ईवीएम से आंकड़े निकल के आएंगे तो इनके जितने भी सपने हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। और मैं आपके सम्मानित चैनल पर आज ही कह रहा हूं कि 4 जून को ये अपनी हार को छिपाने के लिए और खिजियाट से बचने के लिए ये ईवीएम का दोषारोपण करेंगे। अभी तक ये आपके सम्मानित चैनल पर कह रहे हैं ना, ठीक है अंकुर, ठीक है, नहीं ईवीएम पे दोष नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस बार ईवीएम बच जाएगा, ये रहस्य की बात उद्घाटित किए दे रहा हूं। इस बार सबको लगता है कि ईवीएम बच जाएगा, इस बार फॉर्म 17C आ जाएगा क्या लपेटे में, ईवीएम बच जाएगा, उसकी जान बच गई। कम से कम ईवीएम को बधाई दो कि उसकी तो जान बची। इस बार चुनाव आयोग को लपेटेंगे, वो उस पर ठीकरा फोड़ना चाहेंगे। लिख लो, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कौन गया और क्या खारिज हुआ ये आम जनता तो जानती नहीं। 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो छूट है कि फॉर्म 17C क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाया गया, इसी में सारा खेल हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए मैंने कई सूचना है जनहित में जारी कर दूं कि ईवीएम इस बार बच जाएगा। तो कई चुनावों से उसका संकट है, इस बार बच जाएगा। सुजाता जी, मैं देख रहा हूं कि अखिलेश जी ने अभी एक रैली में कह रहे थे कि जब से चुनाव पूर्वांचल में आया है तब से हमको यकीन हो गया कि अब 80 में 80 हम जीत रहे हैं। पहले कह रहे थे 79, और उन्होंने कहा कि बनारस भी भाजपा हार रही है। नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े राजनीतिक परिवार के पुत्र हैं। तो मैं समझना ही चाह रहा हूँ इस आत्मविश्वास के पीछे कारण क्या है? अमिताभ जी, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, वो ये चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। चाहे, और ये जाहिर होता है इस बात से कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने एकदम अंतिम चरण पे अंतिम दिन अपना पर्चा भजा कि लगा कि शायद वो जो किला था उनका, जो सो कॉल्ड किला था, वो भी ढह जाएगा। डिंपल यादव की सीट भी जितने सारे सर्वेक्षण आए हैं उसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है। जितने ये अपनी परिवार की सीट है उसमें से भी किसी की कोई गारंटी नहीं कि कौन से निकलेगी। तो ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, तो इसमें कार्यकर्ताओं को जोश में रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। लेकिन जब आंकड़ों की आप बात करते हैं अमिताभ जी, तो ये आप समझिए कि मोदी जो है उत्तर प्रदेश के सारे चुनावी समीकरणों के माइकल शुमाकर हैं। वो क्यों कह रही हूँ ये? क्योंकि सारे जातीय जितने भी ये समीकरण बिठा लिए इन लोगों ने, 2019 में बिठाए, बीएसपी एसपी साथ आ गई, उसके पहले दो लड़कों की जोड़ी फिर से आई है, जो अभी आई वो पहले भी आई थी, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। जो भाजपा का जो स्ट्राइक रेट था 2014 का, वो था 91% का। जो 2019 में हुआ वो हुआ 79, मतलब 80% का स्ट्राइक रेट। अब आप बताइए मुझे कि 50% वोट शेयर के साथ में 80% स्ट्राइक रेट के साथ में ऐसी कौन सी ऐसी लहर चल रही है अखिलेश यादव की या राहुल गांधी की कि सारे लोग भर भर के उनको चुना देंगे? अगर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट, अगर कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी तो अमेठी की चुनाव लड़ लेते। वहां पे केएल शर्मा को क्यों बिठाए? बेचारे की जमानत जब्त होने वाली है। या रायबरेली से भी, वहां वायनाड में जब फंसी तो रायबरेली आ गए। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये सारी नारेबाजी है। इसका कोई, जब डेटा देखेंगे तो सब कुछ सामने आ जाता है। विजय राठी जी, बनारस भी गठबंधन जीत रहा है, अजय राय जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री हार रहे हैं। ये घोषणा ऐसा नहीं लग रहा, नहीं, घोषणा करने का संवैधानिक अधिकार है, उस पर किसी की रोक नहीं लग सकती, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन प्रैक्टिकल होके अगर सोचे तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया मामला? नहीं अमिताभ जी, ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल होकर के ही सोच रहे हैं हम लोग। वहां की जनता का जो देखा है हिसाब, उसी से हम लोग बता रहे हैं कि ये चुनाव हारने वाले हैं। और देखिए, मैं बता दूं कि आप तो बड़े प्रैक्टिकल पत्रकार हैं। अभी हमारी बहन भी माइकल शुमाकर का नाम ले लिया, फॉर्मूला 1 ड्राइवर का। शायद वो ये भूल गई कि 2012 में उनकी भी जो उच्चतम स्तर था ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स से, उनका भी अंत हुआ।
तो ये लोग क्या है उसी चीज में जीते हैं कि इन्होंने देखा किसी चीज का उच्चतम स्तर चल रहा है कि बस यही ये बने रहेंगे। ये भूल गए कि जो अपनी हाइट पे वो नीचे भी आएगा कभी, लेकिन ये उसे कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब मानेंगे जब वो नतीजे आएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज कहूं जी अमिताभ जी, मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि 2 अमिताभ हम लोग जानते हैं इस हिंदुस्तान में, लेकिन कम से कम कई बार आपकी बातों से ये लगता है कि क्या विपक्ष में कमियां ही कमियां हैं। कुछ तो हमारी भी कभी अच्छी चीजें स्ट्रेंथ रख दिया कीजिए इस पर। और भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी दूध की धुली है कि उसका सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कुछ तो ऐसा इनका भी, आपको तो सारे वाक्यात याद हैं, सब कुछ है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा वाक्यात है कि वो क्या वो गरीबों के मुद्दे उठाए? क्या आप किसानों का यही बताएं? आप जो पूछना चाहते हैं वो बात आपने कम्युनिकेट कर दी। को बता दीजिए कि ट्यूबवेल का जो बिजली का बिल माफ होना है, एक मिनट क्या रुक उसका जाओ मीटर बिजली। लगेंगे? अरे भाई क्या एक मिनट उसपे रुकिए, मीटर लगेंगे? एक यही मिनट रुकिए बता मित्र, दीजिए। एक मिनट रुकिए। करोड़ों लोग आपको देखते हैं। 2 सेकंड में लास्ट कर दीजिए। करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आप यही बता तो दीजिए। रुको ना दादा मेरे, योगी जी ने बिजली का बिल माफ करने के अरे लिए भाई बोला तो रुको कोई ना। कंडीशन नहीं थी। अरे भाई आज उन्होंने कहा कि मीटर लगवाओगे तो बिजली का बिल रुको ना। तो क्या ट्यूबवेल पे एक बात कितनी बार बोलोगे यार, बिजली का बिल, मीटर, ट्यूबवेल 6 बार बोल चुके, अब क्या 7वीं बार बोलोगे? मित्र रुक जाओ, दया रखो, रुक जाइए। अब मैं उत्तर दे दूं। विजय राठी जी ने कहा कि भाई विपक्ष में कबूज अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मेरे प्रति बड़ी अच्छी भावनाएं व्यक्त की, मैं उनका आभारी हूं कि हम देश में 2 ही अमिताभ को जानते हैं, मैं बड़ा आभारी हूं उनका। लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं, मैंने कम से कम असंख्य बार, संख्या याद नहीं, असंख्य बार इसी मंच पर कहा विपक्ष के मित्रों से, और बाकी जब मिलता हूं, ये टेलीफोन पर बात होती बड़े नेताओं से, तो भी कहता हूं कि आप 100 नाम गिनाते होगे, फलानवा चोर, फलानवा चोर, फलानवा भ्रष्टाचारी। मैंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरह से उनसे प्रेरणा लेके, जैसे वो सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और मनमोहन सिंह की सरकार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जमानत लेनी पड़ी माता पिता और पुत्र को। मैंने ऐसा काम आप लोग क्यों नहीं करते? तो मेरा हाथ दबा देते, कहते अरे अग्निहोत्री जी आप मरवाओगे क्या? बोले तो टीवी बोलने के लिए होता है। तो जब हमारी बात ही नहीं माननी है आपको, हमने तो कहा था जितने भाजपाइयों को आप बताते हो ये भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ मुकदमा कराओ। कपिल सिब्बल को आपने टिकट देकर राज्यसभा भेजा, अब तो पैसा भी नहीं लेंगे आपसे, करवाओ मुकदमा, है साहस, एफिडेविट दो अपने दस्तखत करके कि हाँ हम बता रहे हैं भ्रष्ट हैं। करो ना मित्र, प्रशांत पटेल के खिलाफ जाओ कोर्ट, ये थितरा ही नहीं करो। और फिर जब आप ऐसी बात बोलोगे कि दलित, पिछड़े, अगड़े, महिला, बच्ची, बूढ़ी, बूढ़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सब भाजपा के खिलाफ हैं, तो मैं इस पे हंसूं कि क्या बोलूं? बताओ क्या कह दूं? अरे भाई उनके पास 50% वोट कहां से आ गया? 50% वोट कहां से आ गया? अगर देश में सब उनके खिलाफ है, हम कैसे मान ले उत्तर प्रदेश में? आप मुझे बता दो। और सुनिए, आपने ऐसा विषय रख दिया, ज्यादा बेहतर क्या ये नहीं होता कि वायनाड का मतदान खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए था? रायबरेली से लड़ना था तो वायनाड का मतदान होने से पहले पर्चा भर देना चाहिए था, तो साहस लगता। 2 जगह लड़ने में कोई रोक नहीं, ये सुझाव मैंने दिया था, आपने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। ये बहुत सारे मसले हैं, इसलिए मेरा मूल प्रश्न, सिर्फ मेरे मूल धारणा इतनी है विजय भाई, जनता जिसके माथे रोली चंदन लगा रही है, मैं मानता हूं वो जनता की पसंद है। ठीक, जनता जिसको जनादेश दे रही है, मेरे लिए वो औरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यही मेरे देश का लोकतंत्र कहता है। मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी जीत के आए और मैं उनको कहूं कि वो उनको बंगाल में कोई नेता नहीं मानता। मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता। ये योगी आदित्यनाथ दोबारा जीत के आए और मैं कह दूं कि वो छोटे नेता हैं और जो लोग हार गए वो बड़े नेता। ऐसे की मूर्खता क्यों करूंगा मैं? मेरा तो तराजू बिल्कुल साफ है मित्र। खैर, प्रशांत पटेल जी,
वो कह रहे हैं कि भाई किसान भी नाराज है, आदि आदि मैंने बताई दिया, 6-7 लोग कम्युनिटी उन्होंने बताई, सब नाराज हैं आपसे। तो वही सवाल जो मैं पूछ रहा था कि अगर सब आपसे नाराज हैं, शायद इसी के भरोसे वो ये दावा कर रहे हैं कि हम बनारस भी जीत रहे हैं। पहले 79 था उनका आंकड़ा, अब उनने 80 में 80 कर दिया। क्या बनारस में भी आप फंस गए? पहली बात तो इनके गणित में भी कमी है। एक तो 80 की बात करते हैं, लेकिन भदोही सीट से जो इनके उम्मीदवार हैं वो टीएमसी से उम्मीदवार हैं, और टीएमसी जो इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है, वो वहाँ पे अलग लड़ रही है बंगाल में। तो यही कंफ्यूजन है कि 79 पे लड़ रहे हैं या 80 पे लड़ रहे हैं। तो पहले तो अपनी गणित ठीक करें। और दूसरी बात, जो कौन नाराज है क्या नहीं, 6 महीने पहले चुनाव हुआ कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने गई, नोटा से भी कम वोट पाई, 0.48% समाजवादी पार्टी पाई, 0.98% वहाँ पे नोटा वोट पाया। 3 ही राज्यों में हमारी सरकार बनी। उस समय ऐसा माहौल बना गया कि भाई सारे लोग नाराज थे, लेकिन परिणाम आए कुछ अलग तरीके से आए। 2022 के चुनाव में इसी तरीके से माहौल बनाया। तो हर चुनाव के पहले माहौल ये लोग बनाते हैं, तो उसके बाद जब खुश हो जाता मामला फिर ईवीएम को दोष दे देते हैं। ये लोग फॉर्म भरना तो जानते नहीं है। यहाँ पे इनको छतरपुर सीट मिली, वहाँ पे फॉर्म गलत भर दिए। उसके पहले एमएलसी में भी एक महिला को अखिलेश जी ने टिकट दिया था, वो 30 साल से कम थी। अब अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, उनको ये नहीं पता एमएलसी में जिसको टिकट दिया जाता है 30 साल आयु होनी चाहिए। तो जिस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो, जिस पार्टी को ही ना पता हो कि उनका महासचिव उनकी पार्टी में है कि नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया, जबकि लिखित में इस्तीफा दे चुके थे स्वामी प्रसाद मौर्य, ट्विटर पे भी अखिलेश जी को टैग करके लिख चुके थे। एक पत्रकार ने पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में है कि नहीं है, बोले मुझे तो जानकारी नहीं है, वो कब छोड़ के चले गए। तो भाई जिस पार्टी के अध्यक्ष को यही नहीं पता कि उसकी पार्टी का महासचिव उनकी पार्टी में है या छोड़ के चला गया है, अभी उनको ये भी नहीं पता होगा कि कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बना करके, तो उस पार्टी कौन क्या बात करता है उनकी तो मुझे गंभीरता पे भी संदेह होता है। कभी अपनी डिग्री में लिखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से एमटेक किए हुए हैं, अब हमने उनको एफिडेविट देखा तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नदारत है। सारे समाजवादी पार्टी के लोग तो 20 साल से माहौल बनाए थे, अखिलेश भैया ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं। अब भैया ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री कहाँ गई? ऑस्ट्रेलिया डिग्री इसका मतलब क्या अखिलेश जी में मुझे लगता है आपने भी किया। अखिलेश जी तभी एक पावर प्लांट का नाम नहीं ले पाते, तभी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले पाते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एमए किया इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, आप भी शायद वही किए हैं। योगी जी भी हमारे क्रिटिकल सुपर पावर प्लांट नहीं बोल पाते, मुझे लग रहा उन्होंने भी बीटेक किया। हम तो जो यही तो पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी। तुम इतने पढ़ लिख लिए भारतीय जनता पार्टी वाले कि सारे पेपर लीक होने लगे, सारे पेपर लीक होने लगे उत्तर प्रदेश में। इतने पढ़े लिखे हो तुम लोग, इतने पढ़े लिखे हो कि कंपनियों से चंदा लेने लगे। तुमने चंदा चोरी की किताब पढ़ी है तुमने, हाउ टू कलेक्ट चंदा, तुम्हारे जैसे लंड गंवार लोग, तेरे जैसे लंड गंवार लोग ये पढ़ाई कैसे प्रोफेसर बन गया? पॉलिटिकल साइंस जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमए किया है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने एमए कर लिया उसमें। जब तक रहेंगे यही तो ऐसे तुम इसलिए लोग तो सफल हो जाओगे। बातचीत करने की तमीज है नहीं तुम्हारे अखिलेश जी को, बात करने की ठीक है, ठीक है। दोनों आदमी डिग्री का पता है। अरे भाई वैसे ही बड़ी गर्मी है, 55 डिग्री, अब दिल्ली में 53 डिग्री टेम्परेचर चला गया। शांति शांति। खैर अंकुर जी, एक छोटी सी टिप्पणी। समाजवादी पार्टी कह रही कि किसान बहुत नाराज हैं, और आपकी पार्टी जिधर से आपकी पार्टी का जनाधार है उधर ही विजय राठी आते हैं वहीं से। तो जब किसानी आपके साथ नहीं तो फिर आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू राठी साहब? जी अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात है किसान बहुत नाराज है, इनकी बात में परंतु लगा हुआ है। किसान बहुत नाराज है परंतु समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से, क्योंकि इन लोगों ने उनका निरंतर शोषण किया है। और उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी तो ये बहुत अडानी अंबानी और उद्योगपतियों का नाम लेते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले जो चीनी मिलों के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का ब्याज था उसको माफ करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो किसान किससे नाराज होगा? किसान तो समाजवादी पार्टी से नाराज होगा ना, जब उनको गन्ने की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, हजारों करोड़ रुपए का फसल का भुगतान गन्ना कंपनियों के ऊपर बाकी रहेगा, तो नाराज तो इनसे। ठीक है अंकुर बाबू, ठीक है, आ जाओ। आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी। मानना ना आपको उनकी है ना उनको आपकी है। 4 जून तक तो नहीं मानना है, 4 जून के शाम से मानना शुरू कर देंगे एक दूसरे की बात, अभी तक तो नहीं मानेंगे। एक बात और जो विजय राठी जी ने कही कि विपक्ष की, उस पर मैं एक बात और कहूंगा। अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कौन सी पार्टी है
जो 5 साल जमीन पर सक्रिय रहती है, मुझे लारी लप्पा नहीं दे सकते आप, क्योंकि मैं भी इसी जमीन का प्राणी हूं। क्या आपके जिला अध्यक्ष, आपके शहर अध्यक्ष, आपके नगर अध्यक्ष सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद कमीज, सफेद पैंट पहन के लखनऊ में डेरा डाले हैं। मुझे बता दिए 5 साल जनता के लिए कितने आंदोलन चलाए, जनता के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी जेल यात्राएं की। नहीं, जनता के बीच में तो रहो भाई। कोई 6 महीने में चुनाव जीतना चाहता है, कोई 3 महीने में चुनाव जीतना चाहता है। वो समय चला गया मित्र, जब नेता की शक्ल देख के आदमी गदगद हो जाता था कि जिले इलाही आ गए मां बदौलत। अब नहीं है, नई पीढ़ी भी सवाल करती है। अब ऐसे करके तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत सकते चुनाव, जो महाराजा हैं, तो आप लोग क्या लाए? लेकिन नहीं मानते। मैंने एक विपक्ष के उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मैं गाजियाबाद में रहता हूं। ये बात सबके संज्ञान के लिए इसलिए सार्वजनिक कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया कि भाई भाजपा की रीति नीतियों को समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करके नेता बताएंगे जाके। मेरे पास एक फोन आया, भाजपा के एक बहुत शीर्ष नेता की बात आई कि वो गाजियाबाद आना चाहते, तो हम लोग चाहते हैं आपके निवास पर। मैंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि मैंने कहा नहीं भाई, यहां इतनी भीड़ भाड़ कहां हो पाएगी। तो खैर वो दूसरी जगह गए। मैंने विपक्ष के सबसे बड़े नेता से यही कहा व्यक्तिगत बातचीत में कि आपके यहां से कभी शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक नहीं आया कि हमारे अपार्टमेंट में। क्या लोग जानते ही नहीं कौन है जिला अध्यक्ष यहां का? 2200 आदमी रह रहा है उस बिल्डिंग में, लेकिन जानते नहीं सपा का जिला अध्यक्ष कौन है, क्योंकि कभी आए ही नहीं। ये बात सच्ची है मित्र, समझ गए ना आप? इसमें चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप मेरी बात खारिज भी कर दोगे तो परिणाम तो बता ही रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस वाले नहीं जान रहे, और बसपा का कौन है, ये तो मायावती जी के अलावा कोई मेवालाल गौतम भी नहीं जान पाते। क्या? क्योंकि बसपा में तो जब तक अध्यक्ष अपना लेटर हेड छपाता है तब तक बदल जाता है। तब मुझे बता दीजिए कि भाई हमने ये 5 बड़े आंदोलन किए जिसमें उत्तर प्रदेश मत के रख दिया। बता दीजिए, क्या सत्ता के विरुद्ध आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए था? क्या जेल नहीं जाना चाहिए था? क्या लोगों से मिलना नहीं चाहिए था? 4.25 साल आप नहीं निकले, और आप कह रहे हो कि विपक्ष में कमी है कि दिखती है आपको। आपका मूल मालूम क्या है? अभी मैंने देखा जो बात विजय जी ने भी कही और बाकी विपक्ष के बड़े नेता भी कहते हैं, व्यक्ति वो अपने पुरुषार्थ से चुनाव नहीं जीतना चाहते। बड़ी बात कह रहा हूं, सबके मन में एक कामना है और एक जो प्राकृतिक नियम है उस पर भरोसा है कि जो शिखर पर गया वो नीचे जरूर आएगा। क्या? तो मैं कहता हूं आप इसी में बैठे हो तो हाथ दबाते कहते और क्या भैया है भाई, कभी तो नीचे उतरोगे, और जब उतरोगे तो हम चढ़ लेंगे। आप अपने पराक्रम से नहीं जीतना चाहते क्या? अपने पुरुषार्थ से नहीं जीतना चाहते? इस उम्मीद पर दुनिया कायम है विपक्ष के हमारे, जो राठी साहब ने भी कहा कि भाई कभी तो पिरामिड में ऐसे नीचे आएगा आदमी। ये चुनाव लड़ने का भाव नहीं है मित्र, नहीं, कि जब उनके ग्रह खराब होंगे तो मैं उनको दबोच लूंगा, नहीं। ये तो पलायनवाद है, ये मसला है। विजय भाई ने चूंकि विषय उठा दिया इसलिए मैंने इतनी बात कही, अन्यथा विषय था नहीं। आप अपना आत्मावलोकन करिए, आत्मचिंतन करिए तो आपको खुद ये सब चीजें पता लग जाए। कोई बड़ी चीजें थोड़ी जो मैं बता रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश 6 चरण पूरे हो गए। मैं इसमें सबसे बड़ा जो उत्प्रेरक मान रहा हूं, जो सबसे बड़ा कारण होगा जय और विजय के निर्धारण का उत्तर प्रदेश में, वो होगा 6% अधिक महिला वोटर्स का वोट करना।
ये सारे किस्सा कहानी का अनुलोम विलोम हो जाएगा, ये जान लीजिए कि फलनवा नाराज और फलनवा खुश। मैंने बहुत चुनाव देखे, अपनी अपनी पार्टियों से प्रायोजित सड़क पर जो लोग हैं, जनता से बात करके टिकटॉक टाइप का कर रहे हैं, उनकी बात भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसको जो कहलवाना है वो उसी के पास जाता है, सुनना है। इस बात को डिकोड करना जरूरी है कि महिला उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या में क्यों निकल रही है। ये बड़ी बात है। और जहां जहां महिला निकली है, लालू प्रसाद यादव के साम्राज्य का पराभव मालूम क्यों हुआ विजय राठी साहब? चूंकि नीतीश बाबू ने महिलाओं के लिए एक अद्भुत निर्णय किया, दो अद्भुत निर्णय, एक तो बच्चियों को साइकिल और दूसरा शराबबंदी। क्या उसने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में 2.5 दशक से ज्यादा समय हो गया सत्ता के शिखर पर बना के रखा। महिलाओं को लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पर भरोसा नहीं था। सुभाष यादव उनके साले, कैसे कैसे दृश्य होते थे बिहार में। लोग कहते 7 बजे के बाद बिहार में निकलना संभव नहीं था। क्या हुआ? नीतीश कुमार के राजनीतिक शक्ति के पीछे बिहार की महिला है, इस बात को नोट कर लीजिए। वो यादव वोट और कुर्मी वोट ये सब चक्कर में मत पड़िए ज्यादा। ऐसा थोड़ी था लालू प्रसाद हार गए तो यादव वो मुसलमान कम हो गए थे बिहार में इसलिए हार गए, और जब वो जीत रहे थे तो ज्यादा थे। नहीं ना, यादव महिलाएं भी नीतीश के पक्ष में वोट करने आई, मुसलमान महिलाएं भी नीतीश के पक्ष में वोट करने आई। पता है आपको, महिला का आकलन बहुत वस्तुनिष्ठ होता है। वो उससे बेहतर कौन जानता है कि उसकी बिटिया स्कूल से सुरक्षित घर कब पहुंच पाएगी, किसके शासन में? उससे बेहतर कौन जानता है? किस पार्टी के लोग उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और किस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो दुर्व्यवहार करने वाले को दंडित करेंगे। ये सब चीजें हैं। मेरे नाम लेने ना लेने से मैं लूंगा नहीं, विवाद होगा, लेकिन ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक की महिला जानती है। और एक बात कहूं कि नरेंद्र मोदी ने बाकी सब योजनाएं क्या है, प्रशांत जी ने गिना दी, कुछ सुजाता जी अध्ययनशील विश्लेषक हैं, उन्होंने गिनाई। लेकिन भारत जैसे देश में जहां जवाहरलाल जी जैसा नेता भी प्रधानमंत्री रहा, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता रही, किसी ने यह नहीं सोचा कि महिला के लिए शौचालय होना चाहिए। 1 मिनट के लिए भूल जाइए भाजपा और सपा। जिन लोगों ने गांव देखा है, मैंने देखा है, वो उस पीड़ा को जानते हैं। महिला के लिए उससे ज्यादा कोई अधम स्थिति नहीं हो सकती। कभी विचार क्यों नहीं आया? अब जिसको शौचालय मिला, मित्र विजय राठी जी, वो किसी राजनीतिक विवाद में पड़ेगा नहीं ना। वो जीवन भर के लिए उस सत्ता के साथ खड़ा हो गया, उस पार्टी के साथ खड़ा हो गया। महिला छोटा कष्ट था क्या? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद महिला निकल सकती थी, उसके बीच में नहीं, जब मर जाए। ये छोटी बात है क्या? ये माइक्रो लेवल पर जो चेंजेस आए हैं, इनको समझना होगा विपक्ष को। और जहां आप माइक्रो लेवल के काम समझ रहे, 2 उदाहरण देके बाद समाप्त करूंगा। नवीन पटनायक, उनकी सरकार, आज उनकी स्थिति शारीरिक तौर पर जो भी हो, लेकिन नवीन बाबू की सरकार ने उड़ीसा के सामान्य लोगों से की जो समस्याएं थी, बुनियादी समस्याएं थी, उनको बहुत कुशलता के साथ दूर किया। इसलिए वो लगातार 2.5 दशक से राज कर रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सामान्य जन को जब तक ये लगेगा कि ये हमारी दीदी हैं, तब तक वो राज करेंगी।
और जिस दिन ये लगना बंद हो जाएगा उस दिन चली जाएंगी। सीपीएम चली गई ना, ये भी चली जाएंगी। लेकिन ये दो उदाहरण हमको बताते हैं कि अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं, तो आप जीत सकते हैं। कोई लहर हो, 14 में बड़ी लहर थी भाजपा की, लेकिन जयललिता जीती थी, ममता जीती थी, नवीन पटनायक जीते थे ना। और अंत में मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी 14 की समीक्षा में, विजय राठी जी उस समीक्षा में अखिलेश जी भी थे। उन्होंने बताया अपने कारण कि भाई क्यों हारे, दिस दैट। उन्होंने कहा ये हमको ना समझाओ, जयललिता कैसे जीती, ममता कैसे जीती और नवीन बाबू कैसे जीते इसी देश में। ये मुलायम सिंह जी ने कहा था, मैंने नहीं। ये कारण समझिए कि मसला कहां पर है। एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए, फिर Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? सारी राजनीतिक बहसें, नेताओं के मंच से भाषण, घोषणा पत्र पार्टियों के, राजनीतिक विवाद, इन सबको परे करिए। अगर आपको ये जानना है कि देश में क्या स्थिति है चुनाव की तो भी, और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है चुनाव की तो भी, सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए, ये डिकोड करने की कोशिश करिए कि देश भर में 3% महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हैं वोट करने में। वो ऐसा क्यों? और उत्तर प्रदेश में छठे चरण में का जो आंकड़ा है वो बताता है कि पुरुषों के मुकाबले 6% महिलाओं ने, अधिक महिलाओं ने वोट किया है, यानी देश के औसत से दूना। देश में 3% महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले वोट देने में, तो उत्तर प्रदेश में 6%। ये महिला वोट, अतिरिक्त महिला वोट, पुरुषों के मुकाबले अधिक महिला वोट किसके पक्ष में जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, उसको डिकोड कर लीजिए, पता लग जाएगा कि परिणाम क्या है। क्योंकि देश की आधी आबादी अगर पुरुषों से ज़्यादा उत्साह के साथ मतदान में जा रही है, और वो भी 40-44 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जब मतदान हो रहा है कई चरणों का, उस वक्त बड़ी बात हो जाती है। उसको हम आप समझ लेंगे तो हम समझ चुनाव का की जो प्रमेय है उसको भी, पहेली है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो समझना ये है कि ये जो नारी शक्ति है, जो महिला वोटर है, ये किसके लिए निकल रही है, इसकी पसंद कौन नेता है, कौन सी पार्टी है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। Sharda University. The world comes together at Sharda. Admissions now open.